रे ऑप्टिक्स में अपने पास में जो लास्ट टॉपिक था वो अपने पास कंप्लीट हुआ है दर्पण समीकरण का, और उससे रिलेटेड अपने पास में टॉपिक था लीनियर मैग्निफिकेशन का, यानी रेखीय आवर्धन का। यहां तक का टॉपिक जो है वो अपना कंप्लीट हो चुका है, या हम यह कह सकते हैं कि अपने पास मिरर से संबंधित जो भी टॉपिक थे वो अपने इस चैप्टर के कंप्लीट हो चुके हैं। और अब हम यहां पर लेंस वाले टॉपिक को कंप्लीट करेंगे। लेकिन लेंस वाले टॉपिक के लिए अपने पास में एक भौतिक घटना जो है उसको समझना बहुत जरूरी है। और घटना वो जो है उसका अध्ययन आप पहले से कक्षा 10 में कर चुके हो वैसे, और वह घटना जो है वो है अपने पास में प्रकाश का अपवर्तन यानी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टॉपिक अब आप यहां पर नोट कर लीजिए, और टॉपिक आज का अपने रहने वाला है प्रकाश का अपवर्तन। प्रकाश का अपवर्तन यानी अपने पास में है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। 10th क्लास का ये टॉपिक है, लेकिन लेंस को हम कंप्लीट करेंगे और लेंस में अपने पास में प्रकाश के अपवर्तन वाली घटना को ही विस्तार से समझेंगे। यहां पर अपने पास में अपवर्तन वाली जो घटना है उससे पहले हम यहां पर प्रकाश के परावर्तन को एक बार रिपीट कर लेते हैं। उसके अनुसार अपने पास में कुछ ऐसा था कि ये अपने पास में एक परावर्तक पृष्ठ था, यानी अपने पास ये कोई दूसरा मीडियम है और इसके ऊपर एक मीडियम और था। ऊपर वाले इस मीडियम से यहां पर ये दूसरे मीडियम पर प्रकाश किरण आपतित होती थी और वहां से टकराकर वापस वो उसी मीडियम में पहुंच जाती थी जिस मीडियम से वो आई थी। यही थी घटना अपने पास। यहां पर ये जो दूसरा मीडियम हमने ले रखा था इसके दूसरी साइड में पॉलिश की हुई थी, जिससे कि यहां पर प्रकाश रे जो थी वो इस मीडियम को पार करके जाती नहीं थी। अगर यहां पर पॉलिश नहीं होती और ये जो मीडियम हमने ले रखा है ये आपके पास में पारदर्शी होता, तो ये जो रे थी वो इसको पार करके दूसरी साइड में निकल जाती। क्लियर है? क्योंकि प्रकाश तो एक सीधी रेखा में गमन करता है, आगे बढ़ता रहता है, वापस क्यों लौटा? क्योंकि आपके पास ये परावर्तक पृष्ठ था, तो रे को वहां से क्या कर रहा था? रिफ्लेक्ट कर रहा था। यहाँ पर आपके पास पॉलिश की हुई है तो आपके वो पार हो ही नहीं रहा था। अब अगर यहाँ पर पॉलिश नहीं हो और ये अब आपके पास दूसरा जो मीडियम है वो बहुत आगे तक का है, इसका मतलब ये प्रकाश रे जो अब यहाँ पर आपतित हुई है वो दूसरे मीडियम में प्रवेश कर जाएगी या उसमें आगे बढ़ जाएगी। तो अब इसमें अगर आगे बढ़ती है यानी इसको अब पॉलिश को हटा देते हैं, और ये सपोज कीजिए कि अब आपके पास कांच की कोई स्लैब है, एक सिल्ली सी है, तो अब इसका मतलब है कि ये तो आपके पास पूरा का पूरा कांच ही है, तो रे जो है वो इस मीडियम में आगे तक आ जाएगी, यानी ये प्रकाश किरण ऐसे आगे बढ़ेगी। बेसिक है, प्रकाश किरण जो है वो सीधी सरल रेखा में गति करती है, तो इसके हिसाब से ये जो रे है वो बिल्कुल ऐसे सीधी आएगी। लेकिन यहां पर हो क्या रहा है कि ये जो रे थी सपोज कीजिए आपकी हवा से आ रही थी, और यहां पर क्या हो रहा है? कांच। तो यहां पर कांच और हवा का जो माध्यम है ना वो प्रकाश के लिए अलग अलग प्रकार का व्यवहार करेगा, क्योंकि हवा के कण तो दूर दूर होते हैं और कांच के कण जो है बिल्कुल पास पास हैं। दोनों मीडियम क्या हो गए? अलग अलग हो गए। तो अलग अलग मीडियम होने की वजह से हुआ क्या, ये जो प्रकाश रे जो थी वो इस प्रकार से सीधी चलनी चाहिए थी, वो सीधी न चलकर जहां इस पॉइंट से मीडियम बदला है ना, इस मीडियम बदलने वाले पॉइंट से इसका रास्ता जो है वो थोड़ा टेढ़ा हो जाता है मीडियम बदलने की वजह से। और ये जो इसका रास्ता टेढ़ा हुआ है या ये जो रे थी उसका पथ जो है वो विचलित हुआ है, तो ये रास्ता टेढ़ा होने की घटना या प्रकाश किरण के विचलित होने की जो घटना होती है ना, इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर ये आपके पास में अपारदर्शी बनाया जाता तो ये रे लौट कर वापस ऊपर चली जाती। यहां पर ये आपके पॉलिश किया हुआ भाग है नहीं, कोई दूसरा माध्यम है और वो भी पारदर्शी है, तो रे जो है वो दूसरे माध्यम में जाएगी, लेकिन दूसरे माध्यम में जब ये जाएगी तो इसका रास्ता जो है वो टेढ़ा हो जाता है, यानी अपने पथ से प्रकाश किरण जो है वो क्या हो जाती है? विचलित हो रहा है ना। आप यहां से देख भी सकते हैं कि प्रकाश रे ऐसे सीधी जानी चाहिए थी,
लेकिन सीधी न जाके वो इस प्रकार से चली जाती है, या तो इधर की ओर झुक जाती है या थोड़ा ऊपर की ओर झुक जाती है, लेकिन उसका पथ टेढ़ा हो ही जाएगा। या तो ये नीचे की ओर आएगी या इस प्रकार से चली जाएगी, जबकि इसका रियल का रास्ता ये वाला बनना चाहिए था। तो ये अपने पथ से विचलित हो गई और इसी घटना को बोला जाता है प्रकाश का अपवर्तन। तो क्या परिभाषा हुई? जब कोई प्रकाश किरण, यहां हम एक किरण की बात करते हैं लेकिन यहां पर पूरा प्रकाश किरण पुंज ही होता है। जब कोई प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से जब दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अंतरापृष्ठ से, जहां से इनको ये पृथक करता है ना पृष्ठ, उसको अंतरापृष्ठ कहते हैं। तो अंतरापृष्ठ से वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। परिभाषा है कुछ इस प्रकार से। परिभाषा अपनी कंप्लीट हो चुकी है, जिसके अनुसार क्या है कि जब प्रकाश किरण एक समांगी पारदर्शी माध्यम से, पूरा कंप्लीट एक ही मीडियम चलता रहे, से दूसरे समांगी पारदर्शी माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने पथ से विचलित हो जाती है। प्रकाश की इस घटना को ही प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। ये अपने पास में अपवर्तन की घटना कंप्लीट हो जाती है। कहने का मतलब ये है कि कोई प्रकाश रे एक मीडियम में चल रही है, जैसे मान लीजिए कांच में ही वो रे चल रही है तो उसका एक मीडियम हो गया। अब कांच से वो अगर जल में जाती है, हवा में जाती है या किसी और माध्यम में एंट्री होती है, तो जैसे ही मीडियम चेंज होगा तो वह अपने मूल पथ से विचलित हो जाती है, या तो इधर की ओर मुड़ जाएगी या इस ओर मुड़ जाएगी, लेकिन अपने पथ पर नहीं जाएगी, वहां से वो विचलित हो जाती है। अब क्यों होती है, क्या ऐसा हो रहा है, उसको समझेंगे इस घटना के आगे। तो परिभाषा मेरे हिसाब से आपकी कंप्लीट हो चुकी होगी। डायग्राम के द्वारा हम इसको थोड़ा सा समझ लेते हैं। यहां पर अपने पास में वही मैं एक नॉर्मल सी कांच की स्लेब को ले लेता हूं और यहां पर अपने पास एक कांच की स्लेब है और यहां पर एक कांच की स्लेब है ए, बी, सी और डी। क्लियर है? यहां पर इस पर ये कोई किरण है जो आपतित हो रही है। हम यहां पर एक ही रे के द्वारा इसको समझा रहे हैं, बाकी आपके पास एक ही रे नहीं आती है, वहां पर तो पूरा प्रकाश का किरण पुंज होता है। इसे कहेंगे हम आपतित किरण। और जिस पृष्ठ पर ये आपतित हुई है, जहां से अब अपवर्तन की घटना होगी, यानी जहां से किरण मुड़ेगी, उस पृष्ठ को बोला जाता है अंतरापृष्ठ। ये आपके पास सपोज कीजिए वायु है, या इसको मैं माध्यम एक नाम दे देता हूं, और ये आपके पास मैंने ग्लास लिया है वैसे, लेकिन मैं इसको नाम दे देता हूं माध्यम 2। माध्यम एक आपके पास में एयर है और माध्यम 2 जो है वो आपके ग्लास है। ठीक है, तो आपके पास ये जो पृष्ठ बन गया वो एयर और ग्लास के लिए बन चुका है। अब अगर रे इस ग्लास में ही चलती रहेगी तो उसके बाद बाहर भी निकलेगी, क्योंकि ये भी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है, ये भी पारदर्शी है, तो आगे बढ़ती रहेगी आपके पास। तो इस ग्लास से जब ये वापस इस हवा में गुजरेगी, इसका मतलब फिर से आपका मीडियम चेंज हुआ। इसका मतलब ये CD वाला जो पृष्ठ है ना, जहां से रे फिर से चेंज होगी मीडियम में, इसका मतलब यहां पर दोबारा से अपवर्तन की घटना घटित होगी, पक्का होगा, ऐसा ही जानते हैं। ये रे हो गई आपके पास आपतित किरण, जिसको मैं नाम दे देता हूं P और Q। Q हो गया इस बिंदु पर एक तरह से आपतन बिंदु। तो P Q यहां पर कौन सी किरण हो चुकी? आपतित किरण। और वैसे ये वाला टॉपिक जो है वो आपके पास में प्रैक्टिकल में एक्टिविटी में भी है। कांच की स्लैब के द्वारा पार्श्विक विस्थापन वो आपको ज्ञात करना है। आपतन बिंदु पर आप परावर्तन की तरह ही क्या कीजिए, एक नॉर्मल का निर्माण कर लीजिए, यानी अभिलंब का, जो कि इसकी सतह के क्या होगा, लंबवत होगा। तो ये मान लीजिए आपके पास में अभिलंब है, या आपके पास में अभिलंब हो गया। इसको मैं नाम दे देता हूं N और N' नीचे वाले माध्यम तक भेज दिया, क्योंकि अब की बार आपके पास जो कोण बनेगा, जो रे जाएगी वो इस मीडियम में जाएगी, इसलिए अभिलंब को थोड़ा नीचे भेजा है। जबकि परावर्तन में हमने एक ही ड्रा किया था, क्योंकि आपकी परावर्तित किरण इधर से गई थी, तो आपके पास कोई समस्या नहीं थी। कुछ रे जो है वो यहाँ पर परावर्तित भी हो जाती है और अधिकांश भाग इसका अपवर्तित होता है। अब इसका रियल वाला जो पथ है ना, वो तो ये वाला ही है, तो ये इस रास्ते पर तो आएगी नहीं, तो या तो इधर की ओर मुड़ जाएगी या इधर की ओर मुड़ जाएगी। मान लीजिए कि आपके पास ये नीचे की ओर मुड़ चुकी है,
अब नीचे की ओर ही मुड़ेगी या थोड़ा इधर की ओर जाएगी, ये अपने हिसाब से नहीं, हम यहां पर एक नियम आएगा, उस नियम के हिसाब से पता करेंगे कि रे जो है वो इस अपने रास्ते से अभिलंब की ओर झुकती है या अभिलंब से दूर हटती है। तो फिलहाल मैंने यहां पर ये रे ऐसे बना दी है, ये यहां तक पहुंच चुकी है। तो ये आपके पास में हो चुका है किरण का अपवर्तन, इसे बोला जाता है अपवर्तित किरण। ये हो गया आपतित किरण। ये यहां पर इस बिंदु पर पहुंचा है, इस बिंदु को मैं नाम दे देता हूं पी क्यू, और इस बिंदु को नाम दे दिया मैंने भाई आर। तो क्यू आर यहां पर कौन सी रे हो गई? अपवर्तित किरण। जैसे वो परावर्तित किरण थी, ये कौन सी हो गई? अपवर्तित किरण। यहां पर कुछ भाग जो है वो उसका परावर्तित भी हो रहा है। यहां पर आपतित किरण जो है अभिलंब के साथ कुछ कोण बनाती हुई आ रही है, जिसको मैं आई से दर्शा देता हूं। तो कोण आई जो है वो कहलाता है यहां पर आपतन कोण। जैसे परावर्तन कोण में भी बात की थी हमने, परावर्तित किरण जो है वो अभिलंब के साथ कोण बनाती हुई गुजरती है, उसको परावर्तन कोण कहते हैं। तो अपवर्तित किरण भी तो अभिलंब के साथ कोण बना रही है यहां पर, उसको मैं दर्शा देता हूं आर से। ठीक है, वो भी आपकी रिफ्लेक्शन था, ये रिफ्रैक्शन है, इसलिए दोनों एंगल आर से ही दर्शाए जा रहे हैं। आर को मैं यहां पर बोलूंगा अपवर्तन कोण। जैसे वो परावर्तन कोण था तो घटना अपवर्तन की है, तो अपवर्तन कोण। यहां तक कोई समस्या हो तो बताइए। इसका जो पथ था वो यहां पर मुड़ चुका है, और पथ के मुड़ने की जो घटना है वो ही क्या कहलाती है आपके पास में? प्रकाश का अपवर्तन कहलाता है। यहां तक कोई समस्या? अब आप चाहो तो यहां से फिर दोबारा से आप अपवर्तन को दर्शा सकते हैं। थोड़ा सा क्या करेंगे, अपवर्तन को दर्शाने के लिए आपतन बिंदु पर आप अभिलंब बनाएंगे। तो इसका मतलब ये वाली जो रे यहां पर आई है, इसका मतलब इस वाले अंतरा पृष्ठ के लिए ये आपके कौन सा पृष्ठ बन गया? अंतरा पृष्ठ। ऐसे आपके पास ये CD जो है एक दूसरा अंतरा पृष्ठ हो गया। ग्लास से कहां पर जा रही है रे? आपके एयर में, यानी वापस कौन सी मीडियम में? फर्स्ट में। तो अब आप देखिए कि ये जो कोण आपके अपवर्तन कोण था वो इस वाले कंडीशन के लिए फिर R बन जाएगा, जो कि आपके इस पॉइंट के लिए आपतन कोण का काम करेगा। क्योंकि ये दोनों रे तो आपके, क्योंकि ये दोनों लाइनें तो आपके समांतर हैं और ये वाली इसको तिरछा काट रही है। तो दो समांतर रेखाओं को कोई तिरछी लाइन काटती है तो आपके पास में एकांतर कोण के हिसाब से ये R आपस में दोनों क्या हो जाएंगे? बराबर। इसका मतलब यहां पर अपवर्तन कोण है वो इस वाली पॉइंट के लिए किसका काम करेगा? आपतन कोण का काम करेगा। अब इसके हिसाब से ये रे जो थी वो ये रे ऐसे जाती इस सीध में, लेकिन मीडियम बदल चुका है, मीडियम बदला है, तो इसका मतलब आपकी रे जो है वो इस रास्ते में तो नहीं आएगी, या तो इस अभिलंब की ओर आएगी या अभिलंब से दूर हटेगी। यहां पर आपके पास में मैं इसको दूर हटाते हुए भेज देता हूं, अपने हिसाब से नहीं, आगे समझेंगे कि दूर क्यों गई है। तो ये आपके पास में किरण हो गई कौन सी? RS, जिसको मैं यहां पर बोल सकता हूं इस वाले पृष्ठ के लिए अपवर्तित, और इस वाले के संगत देखते हैं तो इसको बोलते हैं फाइनली इससे बाहर निकल चुकी है। इसलिए यहां पर कौन सा पॉइंट बन गया? RS, इसको बोला जाता है निर्गत किरण। निर्गत किरण, ये निर्गत किरण जो है वो अभिलंब के साथ कोण बना रही है, इसको मैं दर्शा देता हूं E से। तो इस वाले पृष्ठ के लिए E क्या है? इसका अपवर्तन कोण। R क्या है? आपतन कोण। इस वाले पृष्ठ के लिए R हो गया अपवर्तन कोण और I क्या हो गया? आपतन कोण। और कंप्लीट अगर पूरा प्रोसेस लेते हैं तो I के संगत E को बोला जाता है निर्गत कोण। I के संगत E को क्या बोला जाता है? निर्गत कोण। और R के रेस्पेक्ट में बोलेंगे अपवर्तन कोण, निर्गत कोण। और ये RS कौन सी किरण हो गई? निर्गत किरण। इस डायग्राम में जो जो पॉइंट अपने पास में थे वो सब हमने यहाँ पर नोट कर लिए हैं। किसी को कोई समस्या हो तो आप बता सकते हैं। ये 10th के लिए भी आपकी काफी उपयोगी है और 12th के लिए तो अब अपने को हल करना ही करना है, उसमें तो कोई संदेह ही नहीं है। यहाँ तक अगर आपका कंप्लीट हो चुका है तो आप कमेंट्स में यस लिख दीजिए कि आपका हो चुका है यहाँ तक का। अब इस प्रकार से बढ़ते हैं आगे। परावर्तन को समझने के लिए दो नियम थे जो कि सभी प्रकार के प्रश्नों पर लागू होते थे। तो यहां पर भी आपके पास अपवर्तन के लिए दो नियम है। तो अपने पास में नेक्स्ट टॉपिक आ जाता है अपवर्तन के नियम। अपवर्तन के नियम, इसमें पहला नियम तो आपके पास जैसे वहां परावर्तन के लिए था कि आपतित किरण, अभिलंब और परावर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते थे। यहां पर भी कंडीशन यही है भाई कि आपके पास आपतित किरण, ये अभिलंब और अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में होनी चाहिए। आपतित किरण इधर है बोर्ड पर,
अभिलंब बोर्ड पर है तो ये आपकी अपवर्तित किरण ऐसे हवा में नहीं आएगी बाहर, वो भी बोर्ड पर ही रहेगी। तीनों एक ही तल में होते हैं। ये आपके पास में अपवर्तन का पहला नियम, जिसके अनुसार मैं क्या लिख सकता हूं, आपतित किरण कौमा आपतन बिंदु पर अभिलंब, आपतन बिंदु पर अभिलंब व अपवर्तित किरण तीनों एक ही तल में स्थित होते हैं। यह अपने पास टॉपिक परावर्तन वाले की तरह ही हो गया अपने पास। वहां पर अपवर्तित किरण की जगह क्या आता था, परावर्तित किरण। ये आपके पास में कौन सी किरण हो गई, परावर्तित। अब यहां पर कंप्लीट किरण जो है वो अपवर्तित नहीं होती है, या हम ये कहें कि जितने भी रे उस पर आपतित हो रही है ना, वो सब की सब अपवर्तित नहीं हो रही है, उनमें से कुछ हिस्सा परावर्तित होता है। तो इसका मतलब है कि आपतित किरण और अपवर्तित किरण की अगर मैं तीव्रता की बात करूं, इसकी इंटेंसिटी की, तो वो आपकी चेंज जरूर होगी, क्योंकि कंप्लीट रे आपके यहां पर नहीं पहुंची है, कुछ यहां पर आपके लौट चुकी है। तो यहां पर ये तो पक्का है कि अपवर्तन की घटना में प्रकाश की तीव्रता चेंज हो जाती है। यहां पर अपवर्तन की घटना में प्रकाश का वेग भी बदल जाएगा, यानी इस मीडियम में इस प्रकाश की किरण का वेग अलग होगा, स्पीड, इसमें स्पीड अलग होगी, वेवलेंथ आपके चेंज हो जाएगी, प्रकाश का आपकी तीव्रता चेंज हो जाएगी। लेकिन एकमात्र राशि है जो अपवर्तन की घटना में चेंज नहीं होती है, और वो है, ध्यान रखना, प्रकाश के अपवर्तन में वह कौन सी राशि है जो परिवर्तित नहीं होती है, और वो होती है इस प्रकाश की आवर्ती, फ्रीक्वेंसी ऑफ लाइट। यानी प्रकाश की आवर्ती अपवर्तन की घटना में नहीं बदलती है। अब दूसरा नियम हम यहां पर जान लेते हैं, और दूसरे नियम के अनुसार अपने है क्या कि यहां पर आपके पास में दो माध्यम हो गए, एक माध्यम ये और एक माध्यम ये तो हमने एक्स्ट्रा समझा है कि वापस इसमें से निकल जाए तो क्या होगा। तो यहां पर आपके पास दो माध्यम हो गए, और इन दोनों माध्यमों में एक तो आपके आपतन कोण आई है, और एक आपके पास अपवर्तन कोण कौन सा है, आर है। तो यहां पर वैज्ञानिक स्नेल के द्वारा यह बताया गया कि यहां आपतन कोण की ज्या, जिसको मैं दर्शा दूं किससे, आई से, ये नियम को भी नाम दे दिया गया कौन सा, स्नेल का नियम। तो स्नेल के नियम के अनुसार, यहां पर मैं नोट ही कर देता हूं साथ के साथ में, इस नियम के अनुसार आपतन कोण की ज्या यानी साइन आई, क्योंकि आपतन कोण तो आई है, और ज्या के लिए हम क्या यूज करते हैं, साइन। कोज्या के लिए यूज करते हैं कोस, और स्पर्श ज्या यानी टेंजेंट के लिए यूज करते हैं टेन का। तो आपतन कोण की ज्या तथा अपवर्तन कोण की ज्या, अपवर्तन कोण जो कि आर है, की ज्या, जिसको मैं दर्शाऊंगा किससे, साइन आर से, का अनुपात नियतांक के बराबर होता है, यानी उनका अनुपात नियत होता है, ये बराबर होता है। अर्थात इसके अनुसार क्या कहना चाहते हैं कि साइन आई बटा साइन आर बराबर किसके हो गया, किसी नियतांक के बराबर। इसे ही बोला जाता है अपवर्तन की घटना में स्नेल का नियम। यानी जब भी अपवर्तन की घटना होगी तो वहां पर स्नेल के नियम का पालन जरूर से होगा, और अगर ये नियम का पालन नहीं हो रहा है तो समझ जाना वहां पर अपवर्तन की घटना नहीं हो रही है। तो यहां पर आपके पास साइन आई बटा साइन आर वो एक कांस्टेंट के बराबर होगा, और यहां पर ये जो कांस्टेंट है वो उस माध्यम के अपवर्तनांक के बराबर होता है, यानी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बराबर होता है। तो फिलहाल आप इसको यहां तक तो कर लीजिए नोट, फिर बढ़ते इसके आगे कि ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, किस प्रकार से इसके द्वारा मान बदला जाता है। तो नोट कीजिए फिलहाल आप यहां तक का, फिर देखते हैं इसके आगे का भाग। तो अभी हमने यहां पर जाना स्नेल नियम से कि साइन आई बटा साइन आर जो है वो किसी नियतांक के बराबर होता है,
ठीक है। और यहां पर ये नियतांक है वो अपने यहां पर अपवर्तनांक के बराबर हो जाता है। इसका मतलब इसको मैं कुछ ऐसे लिख सकता हूं, n21 साइन आई बटा साइन आर। ये आपके स्नेल के नियम के अनुसार हमें मिल जाता है। यहां पर n21 क्या है, जहां n21 या इसे इस प्रकार से भी लिखा जाता है भाई, इस प्रकार से। कई जगह यहां पर n से न दर्शा के इसको म्यू से भी दर्शाते हैं, यानी म्यू 1 ठीक है, इस प्रकार से भी दर्शाते हैं, ये आपको ध्यान रखना है। जहां n21 या n21 माध्यम एक के सापेक्ष, माध्यम एक के सापेक्ष माध्यम दो का अपवर्तनांक है, यानी इस n को क्या बोला जाता है, माध्यम का अपवर्तनांक। और अपवर्तनांक के द्वारा हम यह जानते हैं भाई कि प्रकाश किरण एक माध्यम से दूसरे माध्यम में कितनी मुड़ती है। जितनी ज्यादा मुड़ेगी इसका मतलब है कि वहां पर उस माध्यम का अपवर्तनांक क्या है, ज्यादा। तो इसका मतलब अपवर्तनांक जो है वो दो मीडियमों की तुलना करता है प्रकाश किरण के लिए, कि इस माध्यम के लिए और इस माध्यम में प्रकाश किरण कितनी मुड़ेगी, कम मुड़ेगी या ज्यादा मुड़ेगी। एक मीडियम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होगी या दूसरे मीडियम में प्रकाश की स्पीड ज्यादा होगी, उसका कंपेयर किया जाता है किसके द्वारा, अपवर्तनांक के द्वारा। क्लियर है। तो यहां पर n21 बराबर कुछ ऐसा लिखा जाता है, n2 बटा n1। ये होता है आपके पास n21 बराबर n2 बटा n1। 1 के सापेक्ष 2 का, तो आपके नीचे 1 वाला आ जाएगा और ये 2 वाला। अगर ये ऐसा लिखा जाता n12, इसका मतलब था माध्यम 2 के सापेक्ष माध्यम 1 का अपवर्तनांक, यानी n1 बटा n2 लिखा जाता। इधर वाले के हिसाब से इधर वाला 2 के सापेक्ष 1, यानी 1 वाले की व्याख्या कर रहे हैं हम, इससे कंपेयर करके 2 वाले से। इधर 1 वाले के रेस्पेक्ट में बताना चाहते हैं किसके बारे में, 2 के बारे में, कि 1 की तुलना में 2 कितना है, ज्यादा है या कम है। ठीक है, ये अपने पास में हो गया। और वैसे हम जानते हैं रियल में कि अपवर्तनांक जो होता है वो प्रकाश की दो माध्यमों में चाल का अनुपात होता है। यहां पर ये रियल में क्या हो गया, माध्यम 1 में प्रकाश की चाल, कि पहले माध्यम में कितनी स्पीड से प्रकाश चल रहा है, और माध्यम 2 में प्रकाश की चाल। और वैसे इनके अपवर्तनांक के बारे में जाने तो इसका मतलब क्या फॉर्मूला निकल के आया, n21 बराबर हो गया n2 बटा n1 और v1 बटा v2। यानी आपके पास थोड़ा सा फोकस कीजिए, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक ऊपर है और दूसरे माध्यम का वेग नीचे है। पहले वाले माध्यम का अपवर्तनांक जो है वो नीचे है और पहले वाले माध्यम में वेग क्या है, ऊपर। इसका मतलब यहां पर अपवर्तनांक और वेलोसिटी जो है वो एक दूसरे के क्या है, व्युत्क्रमानुपाती हैं। अगर आपके पास में प्रकाश के लिए माध्यम सघन है, प्रकाशीय घनत्व ज्यादा है, नॉर्मल घनत्व अलग होता है और प्रकाशीय घनत्व अलग होता है। तो प्रकाशीय घनत्व अगर ज्यादा है तो उस माध्यम का अपवर्तनांक ज्यादा होगा, या हम ये कहें कि प्रकाश के लिए वो मीडियम जो है वो सघन है, ठीक है, तो उसका अपवर्तनांक ज्यादा होगा। और अगर वो प्रकाश के लिए विरल है, उसका अपवर्तनांक कम होगा। यहां पर जिसका अपवर्तनांक ज्यादा है तो वहां पर प्रकाश का वेग कम होता है। सीधा सा हम ये बोल सकते हैं कि जैसे भीड़ भाड़ वाली जगह हो, इसका मतलब वहां पर हर पार्टिकल पास पास होता है तो वहां स्पीड कम होती है। और अगर पार्टिकल दूर दूर है, यानी आपके पास दूर दूर आदमी खड़े हुए हैं, तो वहां से स्पीड ज्यादा होती है। तो सीधा सा वही लॉजिक यहां पर लग रहा है कि अपवर्तनांक कम है तो स्पीड ज्यादा, अपवर्तनांक ज्यादा है तो स्पीड कम। एक टॉपिक अपने पास आया हुआ था कि प्रकाश किरण जब आपके संचरित होती है तो वहां पर उसकी वेलोसिटी अगर निकालना चाहें तो न्यू बराबर एक फॉर्मूला होता है c अपॉन लैम्डा का।
न्यू बराबर होता है सी अपॉन लैम्डा। सी क्या है? प्रकाश का वेग। यहां दो मीडियम है तो इसको वेग के रूप में अगर मैं बनाना चाहूं तो लैम्डा कहां पर आएगा? देखो ऊपर, लैम्डा कहां आएगा? ऊपर। तो इस लैम्डा को मैं यहां रख देता हूं। तो यहां पर आपके पास सी क्या है? प्रकाश का वेग। तो अपने पास तो दो माध्यम है, निर्वात में होता है प्रकाश का वेग सी, लेकिन अपने तो मीडियम में है। तो यहां पर एक वेग में मान लेता हूं v1, तो उसमें वेवलेंथ कितनी है? लैम्डा 1। आवर्ती तो बदलती ही नहीं है, इसलिए मैंने न्यू के 1 2 नहीं लगाया। दूसरे माध्यम में पहुंचा है तो उसका वेग कितना हो गया? v2 बराबर में क्या? न्यू, और यहां पर क्या? लैम्डा 2। तो यहां पर v1 और v2 का फॉर्मूला अपने को मिल चुका है। इसकी जगह अगर मैं न्यू लैम्डा 1 न्यू लैम्डा 2 रखूं तो देखिए न्यू लैम्डा 1 न्यू लैम्डा 2, न्यू से न्यू आपका हट जाएगा तो आपके पास क्या बचेगा? लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2। कहने का मतलब अपने पास ये आ गया कि ये फॉर्मूला कुछ आपके इस प्रकार से रिलेटेड हो गया। ये देखिए n21 किस किस के बराबर हो गया? n2 बटा n1 के, v1 बटा v2 के, लैम्डा 1 बटा लैम्डा 2 के। तो अपवर्तनांक एक तरह से व्युत्क्रमानुपाती हो गया माध्यम में वेग के, और उस माध्यम में प्रकाश के वेवलेंथ के भी व्युत्क्रमानुपाती है। देखिए 2 ऊपर 2 नीचे, ये भी नीचे, यानी यहां से ये समझ में आया कि n जो है वो व्युत्क्रमानुपाती किसके है? वेग के। और साथ में हम ये भी कह सकते हैं कि n व्युत्क्रमानुपाती किसके है? लैम्डा की। जहां पर आपके पास में अपवर्तनांक ज्यादा होगा वहां पर प्रकाश की चाल कम होगी और वहां पर वेवलेंथ भी कम होगी। और अगर आपके अपवर्तनांक कम है यानी विरल माध्यम है तो वहां पर स्पीड क्या होगी? ज्यादा। अपवर्तनांक कम होने का मतलब है विरल माध्यम, और अपवर्तनांक ज्यादा होने का मतलब है सघन माध्यम। ठीक है, ये ध्यान रखना आप। तो n आपके कम होगा तो वेलोसिटी ज्यादा होगी, यानी प्रकाश तेज जाएगा, और वहां पर लैम्डा का मान भी क्या होगा? ज्यादा होगा। ये हमने यहाँ पर इसके रिजल्ट से निकाला है जो आपको यहाँ पर प्राप्त हुआ है।